मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने पढ़ा था शेयर्स ऑफ कैपिटल के 7 टाइप्स होते हैं, जिसमें थी हमारी ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल थी पहली, सेकंड इशू कैपिटल थी, फिर हमारी सब्सक्राइब कैपिटल आती है, फिर आती कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। इन 7 टाइप्स में कैपिटल को डिवाइड किया गया है। तो आई होप आपने कल की क्लास ली होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स कितने टाइप्स में होता है, एक शेयर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एज़ पर द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। कंपनी दो तरीके से दो शेयर टाइप के शेयर्स को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। उसमें पहला कौन होता है, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। सेकंड होते हैं इक्विटी शेयर, या फिर इन्हीं को कहा जाता है ऑर्डिनरी शेयर। अब इनके बारे में जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और इक्विटी शेयर क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस मतलब आपको पूर्व अधिकार, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्वाधिकार अंश या फिर अधिमान अंश, तो सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस शेयर विच फुलफिल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ये जो कंडीशन दी गई अगर इनको फॉलो करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्रेफरेंस शेयर। तो आइए पढ़ते हैं क्या कंडीशंस है वो। दैट इज कैरी ए preferential right to be dividend to be paid either as a fixed amount payable to preference shareholder or an amount calculated by fixed rate। इसमें कहा गया है कि उन्हें क्या होगा, प्रेफरेंशियल राइट्स होंगे डिविडेंड क्या प्राप्त करने के, डिविडेंड प्राप्त करने के। या तो वो किस अमाउंट में कर सकते हैं, फिक्स अमाउंट में, कि कंपनी ने कह दिया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10,000 का क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। या तो वो फिक्स अमाउंट में होना चाहिए, या फिर अमाउंट कैलकुलेट एज ए फिक्स रेट, या एक फिक्स रेट में होना चाहिए कि 10% हो गया, 8% हो गया, या जो भी कंपनी चाहे। और ये किस पे होगा, हमारी नॉमिनल वैल्यू की, जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होती है उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। ईच शेयर बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और ये तब किया जाएगा जब इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड प्राप्त करने का। तो हमारी पहली कंडीशन तो ये है कि एक फिक्स अमाउंट में होगा या फिर फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलना चाहिए हमें, और वो भी किससे पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, दैट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज कैरी और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के समापन के समय जो कैपिटल को रीपेमेंट का जो राइट होता है, कैपिटल का जो क्या होता है, रीपेमेंट का राइट होता है, वो प्रेफरेंस शेयर को पहले मिलना चाहिए। किससे पहले, इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले। तो नॉर्मली देखा जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर से क्या पहले, एक तो डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार है कि इनसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए, डिविडेंड मिलना चाहिए। और डिविडेंड कैसा होना चाहिए, या तो एक फिक्स अमाउंट में हो या फिक्स रेट में हो। सेकंड हमारा राइट है कि हमें क्या मिलना चाहिए, जो कैपिटल रीपेमेंट होती है, कैपिटल रीपेमेंट का राइट मिले, वो भी किससे पहले,
इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। तो अगर इन दोनों कंडीशन को अगर शेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो वो कौन से शेयर कहलाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर इज अ शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं विच इज़ नॉट ए प्रेफरेंस शेयर, जो कि क्या नहीं है? प्रेफरेंस शेयर नहीं है। यानी उन्हें डिविडेंड प्राप्त करने फिक्स रेट में, फिक्स अमाउंट में या फिर फिक्स रेट में डिविडेंड प्राप्त करने का राइट नहीं है। और सेकंड कंडीशन क्या थी? राइट नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या थी? कैपिटल का रीपेमेंट करने का अधिकार नहीं है। तो वो कौन से शेयर होंगे? हमारे इक्विटी शेयर कहलाएंगे। इन अदर वर्ड शेयर विच डू नॉट इंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट। इन्हें कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होंगे। किसके लिए? पेमेंट के लिए, डिविडेंड का पेमेंट या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, या फिर कैपिटल का रीपेमेंट करने का कोई इन्हें अधिकार नहीं होगा। इक्विटी या फिर जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, द इक्विटी शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो हमारे क्षमतांश होते हैं, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो हकदार होते हैं किसका? प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ द कंपनी आफ्टर, किसके बाद में होंगे? जबकि डिविडेंड का राइट मिल चुका हो किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर कंपनी का प्रॉफिट मान लो 50,000 आया है 2024 में, कंपनी का प्रॉफिट क्या है? 50,000 है। अगर प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिल चुका है, उसको राइट मिल चुका है, माना कि प्रेफरेंस शेयर को कितने का डिविडेंड मिला है? 30,000 का। तो जो बाकी बचा 20,000 का अमाउंट, वो किसका प्रॉफिट हो गया? वो हो गया हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट। तो सबसे पहले अधिकार किसको है? प्रेफरेंस शेयर को। जो बाकी रिमेनिंग रह जाता है वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो इसमें ये डिफरेंस है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। आगे देखते हैं, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स। ये फिक्स नहीं होता, ये वरी कर सकता है ईयर टू ईयर। अगर इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट हो गया, तो बचा हुआ डिविडेंड किसको जाएगा? हमारे शेयर होल्डर को जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। तो ये प्रॉफिट पर डिपेंड होता है, फिक्स नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड। बाकी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमेशा फिक्स रहेगा। ये किस पे डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसके अमाउंट पे फिक्स होता है। आगे इनका डिफरेंस जानते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। पहला है रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है? फिक्स नहीं होता, नॉट ए फिक्स। इसमें कोई फिक्स रेट नहीं होती डिविडेंड की। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? इसमें से पहले फिक्स रेट होती है या फिर फिक्स अमाउंट होता है। या तो फिक्स रेट होगी या फिर क्या होगा? फिक्स अमाउंट में डिविडेंड प्राप्त होगा। दूसरा होता है प्रेफरेंशियल राइट टू बी डिविडेंड। इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड प्राप्त करने का। तो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या है? इक्विटी शेयर डू नॉट हैव एनी प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड। इनको ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर को। जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको ये अधिकार प्राप्त होता है। इन्हें पूर्वाधिकार अंशों को डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है। और किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। फिर आता है हमारा रिडनेबल। रिडनेबल का मतलब होता है शोधनीय। शोधनीय कहा जाए या फिर मोचन, यानी रिडीम करना। इट्स कैन बी नॉट रिडीम, यानी इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होते, जबकि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो रिडीम किए जा सकते हैं सेक्शन
80 के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, कन्वर्टिबिलिटी यानी परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशील इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ द टर्म ऑफ इश्यू परमिट। अगला है वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का क्या कहा जाता है? ओनर कहा जाता है। इक्विटी शेयर हमारे क्या कंपनी के क्या होते हैं? ओनर होते हैं, यानी स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। तो इनको वोटिंग राइट होती है कि ये वोट कर सकते हैं, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको ऐसा कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिला होता है। अगला है एरियर ऑफ डिविडेंड। अगर कुछ मान लो बकाया डिविडेंड है, पिछले साल का बकाया डिविडेंड है, तो इक्विटी शेयर होल्डर के केस में क्या होगा? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स नेवर अक्यूमुलेट, यानी इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता कभी भी, नेवर। मान लीजिए पिछले साल हमें कंपनी को लॉस हुआ 50,000 का, और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड था वो फिक्स था कि उसे कितना पेमेंट करना है, हमें 30,000 करना है, और जो 30,000 का पेमेंट करना है। पर कंपनी को तो लॉस हुआ है, तो कंपनी डिविडेंड तो पे नहीं कर सकती, तो कंपनी क्या करेगी? इन प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो अगले साल रेफ़र कर देगी। यानी जो 2024 में हमें जो लॉस हुआ है उसका डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे, तो अब जो डिविडेंड है उसको कब पे करेंगे हम? 2025 में पे किया जाएगा, जो भी हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है, एरर ऑफ डिविडेंड होता है, एरियर ऑफ डिविडेंड होता है, उसको क्या कहा जा सकता है? एक्यूमुलेट किया जा सकता है। पर इक्विटी शेयर का केस में ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रेफरेंस शेयर में पढ़ते हैं, इफ डिविडेंड इज़ नॉट पेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी किसी पास्ट में क्या नहीं कर पा रही? डिविडेंड पे नहीं कर पा रही, तो जो बकाया डिविडेंड होता है उसको क्या कर दिया जाता है? एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, आगे आने वाले वर्ष में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर उस आगे वाले वर्ष में प्रॉफिट होता है तो वो जो बकाया डिविडेंड है उसका पेमेंट आने वाले प्रॉफिट में से कर दिया जाएगा। पर ऐसा राइट किसको नहीं होता? इक्विटी शेयर्स को नहीं होता। कहने का मतलब ये है इसमें एरियर ऑफ डिविडेंड में। अगला पढ़ते हैं 7, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जैसा कि हमने कहा था कि जो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं वो क्या होते हैं? ओनर होते हैं, तो ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये एक तरह के हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, हमारे लेनदार होते हैं, तो इन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता है, ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस थे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स के। अब कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आज मैंने जो थ्योरिकल टाइप्स के हैं, आपको जिसमें देखते हैं स्टेटमेंट है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि कंपनी कैसी पर्सन है, कंपनी को क्या कहा जाता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है या नहीं। तो एक कंपनी यस आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, जो कि कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, जो अपने मेंबर से क्या रखती है? अलग अस्तित्व रखती है। सेकंड है, शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं, वो
कंपनी का काम करने के लिए लाइबल हैं, वो कंपनी का काम करते हैं, जो भी वर्क वगैरह जो एक्ट होते हैं उनके लिए लाइबल होते हैं क्या? तो नो, वो कंपनी के लिए किसी भी तरीके से लाइबल नहीं है। वो एक मेंबर ही होते हैं, पर किसी भी लाइबिलिटी के लिए या फिर कोई से एक्ट के लिए कोई लाइबल नहीं होते। तो ये क्या है? नो। थर्ड है एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी। कंपनी के जो भी मेंबर हैं, सभी मेंबर हैं, इज इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इट्स मैनेजमेंट। क्या वे सभी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो अभी मैंने बताया है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होते हैं, वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेते, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्या होते हैं, एक तरह से हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, तो वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। पर वो एक तरह से मेंबर तो ही है, तो इसमें भी क्या होगा? नो, वो क्या मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकते। अगला है कंपनी शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल। कंपनी के जो शेयर होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था ये भी ट्रांसफरेबल कन्वर्टेबल के बारे में, तो यस किया जा सकता है। अगर प्रेफरेंस शेयर के केस में ओनली फॉर प्रेफरेंस शेयर के केस में किया जा सकता है ये काम, पर इक्विटी शेयर में नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लिखा हो, इसने वैसे सिर्फ शेयर्स दिया है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर दे रखा हो तो यस कर सकते हैं, और अगर इक्विटी शेयर दे तो नहीं कर सकते आप इसे। अगला है फिफ्थ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, जैसे आगे पढ़ेंगे कि जो कंपनी शेयर इशू करती है वो किस तरीके से अपने शेयर को पर मेंबर से कॉल करती है, तो उसमें सबसे पहला आता है एप्लीकेशन। तो इसमें वही पूछा है, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है इज़ अ पर्सनल अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट होता है क्या? जो अंश आवेदन खाता होता है ये व्यक्तिगत खाता होता है, तो यस ये क्या होता है? पर्सनल अकाउंट माना जाता है। अगला देखिए सिक्स, द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी ए शेयर होल्डर। ज़रूरी है कि वो शेयर होल्डर हो। जो कंपनी का संचालक होता है, डायरेक्टर होता है, उसका ज़रूरी है वो शेयर होल्डर हो। यस, क्योंकि शेयर होल्डर में से ही चुना जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगला है पेड अप कैपिटल कैन एक्सिस कॉल अप कैपिटल। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मानो कंपनी ने 10 रुपये वाले रुपीज़ वाले शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये वाले 1000 शेयर इशू किए हैं। कंपनी ने अभी कॉल किए हैं सिर्फ 8 रुपीज़। कॉल कितने किए हैं? 8 रुपीज़। तो जो 2 रुपीज़ है वो क्या है? अनकॉल्ड है। और जो हमारे शेयर होल्डर हैं उसने पूरे 8 रुपीज़ क्या कर दिए? पेड कर दिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल अप कैपिटल। क्या जो मेंबर हैं वो 8 रुपये से ज़्यादा पे कर सकते हैं? भाई जितना कंपनी ने कॉल किया है उतने ही तो पे करेंगे, उससे ज़्यादा पे कर सकते हैं क्या वो? तो ऐसा केस में नहीं हो सकता। या तो वो इक्वल कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, 8 रुपये मांगे कंपनी तो 8 रुपये पे कर दिया। पर ऐसे नहीं है कि 8 रुपये कंपनी ने मांगे और मेंबर 9 रुपये पे कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसे केस में नहीं हो सकता। या तो इक्वल होगा, सॉरी, तो ये क्या आएगा? नो। अगला है कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। जो पूंजी संचय का निर्माण होता है वो कैपिटल प्रॉफिट में से किया जाता है क्या?
जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसमें से ही रिज़र्व का निर्माण किया जाता है। तो यस, उसी में से क्या किया जाता है, अगर हमें कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, तो इसी में से क्या करेगी कंपनी, कुछ रुपया बचाएगी और किस अकाउंट में डाल देगी, रिज़र्व अकाउंट में डाल देगी, जो कंपनी के इन फ्यूचर में काम आ सकता है। रिज़र्व क्या होती है, रिज़र्व अकाउंट बनाया जाता है अज्ञात हानियों के लिए, जो हमें पता ही नहीं है, पर ऐसी कुछ हानियाँ इन फ्यूचर हो जाए तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, रिज़र्व अकाउंट बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो यस, उसी में से क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट में से क्या बनाया जाता है, रिज़र्व कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, द मैक्सिमम रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ 10%। क्या जो हम सिक्योरिटी मांगते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है, वो मैक्सिमम 10% ही हो सकता है, ऐसा फिक्स है क्या, तो नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है। कंपनी 10 भी मांग सकती है, 12 भी मांग सकती है, 13 भी मांग सकती है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप इस रिज़र्व कैपिटल, ये हमने कल पढ़ा था, याद करो। कैपिटल का कौन सा पॉइंट था, ये 7 पॉइंट था, जिसमें रिज़र्व कैपिटल क्या पढ़ा था हमने, कि वो कैपिटल जिसको ओनली किस पे मांगा जाता है, कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है, वो क्या कहलाती है, हमारी रिज़र्व कैपिटल कहलाती है। तो ये क्या है, यस, ये हमारी क्या कहलाएगी, रिज़र्व कैपिटल कहलाएगी। आगे देखते हैं कुछ है। चलो स्टूडेंट, आज इतनी ही क्लास लेते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।